हेलो बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के अंदर सब कंटेंट को कवर कर लिया है। नाउ वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। हमें चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टार्ट करना है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड एंड गिव इट्स टाइप। हमें केमिकल बॉन्डिंग क्या है वो समझाना है, कैसे बनता है और क्यों बनता है वो बताना है, और उसके टाइप्स बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है। तो देखो, द अट्रैक्टिव फोर्स which holds the constituent atoms, अब यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के फॉर्म में कोई भी हो सकता है, कंस्टिट्यूएंट एटम्स और आयंस, एटम्स या तो आयंस। ठीक है, एटम्स या तो आयंस। द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स द कंस्टिट्यूएंट एटम्स और आयंस टुगेदर, जो उनको होल्ड करके रखता हो, ठीक है, टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स, इन केमिकल कंपाउंड्स is known as chemical bonding. तो the attractive force which holds the constituent atoms or ions together in the chemical compounds. तो देखिए, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर एक सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम और क्लोराइड के बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स तो ज़रूर है, इसीलिए ही वो दोनों एक दूसरे के साथ होल्ड करके रखे हुए हैं। इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम केमिकल बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है, हाउ इट इज़ फॉर्म। तो देखिए, एवरी सिस्टम टेंड्स टू बी मोर स्टेबल, हर सिस्टम जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होने का ट्राई करता है, हर सिस्टम स्टेबल होने का ट्राई करता है। एंड बॉन्डिंग इज अ वे ऑफ स्टेबिलाइजेशन, बॉन्डिंग इज अ वे ऑफ स्टेबिलाइजेशन। वाई, एक सेकेंड, यहाँ पर ये ना इस तरीके से होगा। बॉन्डिंग इज अ वे ऑफ स्टेबिलाइजेशन बाय लूजिंग द एनर्जी। जब केमिकल बॉन्डिंग होता है ना, तब दोनों ही एटम्स या दोनों ही आयंस या दोनों ही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एनर्जी को लूज करते हैं। इसीलिए हर सिस्टम जो है वो बॉन्डिंग करने के बाद लोअर एनर्जी वाला स्टेट अटेन करता है और ज़्यादा स्टेबिलाइज होता है। ठीक है, कौन कौन से हमारे पास टाइप्स हैं केमिकल बॉन्डिंग के। तो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थियरीज दिए गए हैं। कौन कौन से थियरीज दिए गए हैं, तो पहला है कोसेल लुईस अप्रोच। बाकी के पोर्शन को इधर लिख देता हूँ। पहला है कोसेल लुईस अप्रोच। दूसरा है, अब ये क्या है वो आपको चैप्टर चलने के बाद समझ में आएगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मतलब VSEPR थ्योरी। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। उसके बाद है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड शॉर्ट में बोलते हैं VB थ्योरी। और फोर्थ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब कि MO थ्योरी। इतने अप्रोचेस हम
केमिकल बॉन्डिंग के लिए समझने वाले हैं। ठीक है, इतने अप्रोचेस हमको केमिकल बॉन्डिंग के बारे में समझने हैं। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, विच इज़ व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन विथ 2 एग्जाम्पल्स। हमें सेकेंड क्वेश्चन समझना है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड क्या है और उसके एग्जाम्पल्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंट या उसका दूसरा नाम है आयोनिक बॉन्ड, गिव 2 एग्जाम्पल्स। हमको उसके 2 एग्जाम्पल्स भी पढ़ने हैं। आयोनिक बॉन्ड क्या है और उसका 2 एग्जाम्पल्स। तो देखो, आयोनिक बॉन्ड का सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन देखने का ट्राई करें तो द बॉन्ड formed by electrostatic attraction between ions, electrostatic attraction between 2 ions is known as आयोनिक बॉन्ड या तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पर 2 आयंस जो है वो कौन से आयंस होने वाले हैं, तो यहाँ पर जो आयंस होने वाले हैं वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो यहाँ पर द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयन इज नोन एज द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड। इसका जो एग्जाम्पल है वो है सोडियम क्लोराइड। एग्जाम्पल इज द सोडियम क्लोराइड फॉर्म्ड by electrostatic attraction between Na plus and Cl minus। यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस से बना हुआ है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। बराबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन Na प्लस और Cl माइनस कैसे होता है। तो देखो, जो सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल वो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, वो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो क्या होता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन करता है। वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन जो है उसको अटेन करता है। कैसे, अब देखिए यहाँ पर सोडियम है, सोडियम मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा नियॉन कंप्लीट 3s1। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब वो कन्वर्ट हो जाएगा Na प्लस में और उसका जो कन्फिगरेशन है वो हो जाएगा नियॉन कंप्लीट। ठीक है, उसका कन्फिगरेशन जो है वो नियॉन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन इज नॉन मेटल। क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है, मतलब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो वो क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन करता है। नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन को अटेन करता है। नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन कैसे मिलता है क्लोरीन को, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका आएगा क्लोरीन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है नियॉन कंप्लीट 3s2 3p5। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन अटेन करता है तब बनाता है Cl माइनस और ये जो कन्फिगरेशन आएगा वो 18 आएगा, क्योंकि 3s2 3p6 नियॉन कंप्लीट। ये प्रॉपरली आ रहा है यहाँ पर वीडियो के अंदर। क्लोरीन जो है
वो नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगुरेशन दैट इज नियॉन कंप्लीट 3s2 3p6, मतलब वो हीलियम जैसा कन्फिगुरेशन जो है वो अट्रेन कर लेता है। देखिए अब यहाँ पर Na+ पॉजिटिव आयन, यहाँ पर Na+ जो है वो पॉजिटिव आयन है और जो Cl- है वो नेगेटिव आयन है। दोनों के ही पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है 8 इलेक्ट्रॉन्स का। याद रखो, अगर किसी भी एलिमेंट या आयन के पास नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगुरेशन हो या उसकी वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो स्टेबल माना जाता है, तो यहाँ पर Na+ और Cl- के पास दोनों के ही पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में। दे बोथ हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। उनकी वैलेंस शेल के अंदर दोनों के ही पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो है वो बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पर Na+ और Cl- कंबाइन होकर के क्या बना देते हैं, NaCl। दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से Na और Cl के बीच में बॉन्ड बन जाता है और NaCl कंस्टिट्यूट होता है। हमें यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लेने थे, उसमें से हमने एक एग्जाम्पल दे दिया है। अब हम दूसरा एक एग्जाम्पल ले रहे हैं विच इज़ कैल्शियम मेटल कंटेनिंग। कैल्शियम के साथ अगर हम क्लोरीन का कॉम्बिनेशन देखें तो वो भी आयोनिक बॉन्ड ही है। कैल्शियम और क्लोरीन का जो कॉम्बिनेशन है वहाँ पर भी, या फ्लोरीन का कॉम्बिनेशन भी आप देख सकते हो, बराबर, वहाँ पर भी आयोनिक बॉन्ड ही है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में है कैल्शियम फ्लोराइड। तो यहाँ पर जो कैल्शियम है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और वो मेटल है। अब क्या होगा, देखिए कैल्शियम जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो है आर्गन कंप्लीट 4s2, आर्गन कंप्लीट 4s2, ठीक है, आर्गन कंप्लीट 4s2 कन्फिगुरेशन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैल्शियम +2 बनाता है। नियरेस्ट नोबल कन्फिगुरेशन जो नोबल गैस कन्फिगुरेशन जो है वो आपका कैल्शियम +2 है। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तब इसका सबसे नज़दीक का नोबल गैस कन्फिगुरेशन जो कि आर्गन है वो इसको मिल जाएगा। अच्छा, अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, या ऐसा बोलो कि वो नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल है तो सीधी सी बात आ रही है कि इलेक्ट्रॉन्स को वो अट्रैक्ट ही करेगा। फ्लोरीन का नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगुरेशन कौन सा है, तो हीलियम कंप्लीट। यहाँ पर आपका आएगा हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s2, चलिए पूरा कन्फिगुरेशन लिख देते हैं, 1s2 2s2 2p 4 और 5 5, ठीक है। नियरेस्ट कन्फिगुरेशन जो है वो 1s2 का आएगा, इसको हम बोलते हैं हीलियम, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना लेता है, F-, ठीक है, यहाँ पर F-। तो यहाँ पर जो नोबल गैस कन्फिगुरेशन आएगा वो आएगा नियॉन का, यहाँ पर नियॉन का आएगा। F जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और F- बना लेता है। नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगुरेशन जो है वो नियॉन आता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हेलोजन जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और कैल्शियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, एक कैल्शियम के साथ 2 फ्लोरीन कंबाइन होते हैं, ठीक है। कैल्शियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज है लेकिन 2 यूनिट से, फ्लोरीन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है 2 यूनिट से। तो यहाँ पर ये जो कैल्शियम +2 है, यहाँ पर कैल्शियम +2 एंड 2F- कंबाइन होके बना लेते हैं
कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 कैल्शियम +2 F2- के साथ कंबाइन होकर के इस तरीके से यहाँ पर आपका बना देता है CaF2। कैल्शियम +2 2F- के साथ कंबाइन होकर के बना लेता है CaF2। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में है? तो कैल्शियम +2 के और F- के, कैल्शियम +2 और F- के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब दोनों के ही पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो दोनों के बीच में बॉन्ड बनने से उनकी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबलाइज होते हैं। क्लियर हुआ? अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ आयंस, गिव एग्जाम्पल्स। ठीक है, हमें इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ आयंस देखनी है और उसके एग्जाम्पल्स भी देखने हैं। Question number 3, what is electrovalency? What is electrovalency? Of ions. आयंस का इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? आयंस का इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? तो देखिए, इलेक्ट्रोवैलेंसी का सिंपल मीनिंग है charge present on the ion. It means charge present on the ion. It means charge present on given ion. For एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो सोडियम क्लोराइड में Na के पास +1 चार्ज है और Cl- के पास -1 चार्ज है, -1 चार्ज है। सोडियम के पास +1 चार्ज है और क्लोरीन के पास -1 चार्ज है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है वो यहाँ पर सोडियम का +1 हुआ और क्लोरीन का -1 हुआ। अगर हम कैल्शियम फ्लोराइड की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट कैल्शियम फ्लोराइड, फर्स्ट एग्जाम्पल NaCl का था, सेकेंड एग्जाम्पल कैल्शियम फ्लोराइड का, तो यहाँ पर जो कैल्शियम है उसके पास +2 चार्ज है और फ्लोरीन जो है उसके पास -1 चार्ज है। तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है वो +2 और -1 हुई। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं वैलेंसी और उसके एग्जाम्पल्स का। ठीक है, वैलेंसी और उसके एग्जाम्पल्स का। तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि मैं लिख देता हूँ वैलेंसी और यहाँ पर उनके एग्जाम्पल्स, वैलेंसी और यहाँ पर उनके एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर मैं +1 के पहले एग्जाम्पल लिखता हूँ। +1 वैलेंसी कहाँ पर हो सकती है? तो जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं, बराबर, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, वो आएंगे। लेकिन यहाँ पर लिथियम जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से हम लिथियम को जनरली कंसिडर नहीं करते हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, H+, NH4+, ये सब के सब जो है वो +1 वैलेंसी दिखाते हैं। ठीक है, अब +2 की बात करें तो यहाँ पर Mg+2, Ba+2, Sr+2। देखिए, ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स आएंगे वो इसके एग्जाम्पल्स आएंगे, बराबर है। उसके बाद है आपका कॉपर +2, Sr+2, ये सब के सब जो हैं वो +2 वैलेंसी दिखाते हैं। आपको इसके बारे में ग्रुप नंबर 2 लिख देना है, बराबर। और बाकी के जो एलिमेंट्स है, कोई 3 एग्जाम्पल आप याद रखोगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, +3 की बात करते हैं तो +3 आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो +3 जो है वो ग्रुप 13 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। Al+3, Cr+3, Fe+3। ठीक है, ये सब के सब +3 चार्ज वाले हैं। अच्छा, अगर हम +4 की बात करें तो +4 जो है वो ग्रुप नंबर 14 का कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कि सिलिकॉन +4 आएगा और टिन +4। ठीक है, टिन +4, ये आपके +4 वैलेंसी वाले एग्जाम्पल्स हो रहे हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल्स देखें -1 -2 के, तो यहाँ पर वैलेंसी लिख देता हूँ -1। ठीक है,
तो बताओ -1 वैलेंसी कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो पूरे के पूरे हेलोजन्स ग्रुप, बराबर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कभी कभी हाइड्रोजन भी -1 वैलेंसी दिखाता है, बराबर। एक्सेप्शनल केसेस में जब वो मेटल के साथ जुड़ जाता है तब वो -1 वैलेंसी दिखा देता है। उसके बाद है आपका -2, तो जो ऑक्सीजन ग्रुप है ना, पूरा का पूरा ऑक्सीजन ग्रुप, वो भी -2 वैलेंसी दिखाता है। O-2, S-2, सिलिकॉन -2, सेरियम -2, पोलोनियम -2, ये सब के सब ओस से टेपो, मतलब यहाँ पर एक और एलिमेंट आ सकता है विच इज़ टेलुरियम -2, ठीक है। हम पोलोनियम रेडियो एक्टिव होने की वजह से छोड़ देते हैं, उससे टेपो, इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अगर हम -3 की बात करें तो नाइट्रोजन का जो फैमिली है वो -3 वैलेंसी दिखाता है, दैट इज़ N-3, P-3, PO4 -3। तो ये सब के सब जो है वो इलेक्ट्रोवैलेंसी और उसके एग्जाम्पल्स हो गए। इसमें से आपको 3 एग्जाम्पल सबके याद रखने हैं, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है दैट इज द पोस्टुलेट्स ऑफ कोसेल फॉर आयोनिक बॉन्ड, फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ, हमने पढ़ा था ना कि पहला अप्रोच जो है वो कोसेल लुईस थ्योरी है। तो अब हम बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए थ्योरीज जो रिस्पॉन्सिबल है उसको पढ़ रहे हैं। राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ कोसेल फॉर आयोनिक बॉन्ड। तो देखो बच्चों, आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए कोसेल ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, उसको हमें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड बन रहा है तो इसका सिंपल सा मीनिंग तो यही होगा कि यहाँ पर कैटायंस और एनायंस के बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में, इन पीरियोडिक टेबल मेटल्स जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं और वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, ठीक है। और अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स, तो वो राइट हैंड साइड में है, ठीक है। मेटल्स जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं और नॉन मेटल्स जो है वो राइट हैंड साइड पे हैं। अच्छा, अब कोई एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बनता है। और एट द सेम टाइम अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो पॉजिटिव आयन बनता है। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो नेगेटिव आयन बनता है। और एट द सेम टाइम अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, बराबर, तो यहाँ पर वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बनता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन को गेन और इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों करता है? तो बाय गेनिंग और लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाजू में ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि एक से ज़्यादा भी गेन या लूज कर सकते हैं। द एलिमेंट अक्वायर्स, द एलिमेंट गेन्स नोबल गैस कन्फिगरेशन, उसको नोबल गैस कन्फिगरेशन मिलता है। जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन या तो लूज करता है तब उसको नोबल गैस कन्फिगरेशन मिलता है, ठीक है। नोबल गैस कन्फिगरेशन मिलता है, इट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। उसकी जो वैलेंस शेल है ना, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। और ड्यूप्लेट, यहाँ पर ड्यूप्लेट भी आता है, इसको ऑक्टेट बोला जाता है। ऑक्टेट या तो ड्यूप्लेट, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इसकी वैलेंस शेल के अंदर, इसकी वैलेंस शेल के अंदर। अच्छा, यहाँ पर
या जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बना, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर stabilized by electrostatic force of attraction। यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो है वो अटैच होता है। ठीक है, यहाँ पर जो कोशेल का पोस्टुलेशन है वो आपका आयोनिक बॉन्ड की थियरी को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करता है। ठीक है, कैसे इस तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, वो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपका? मेन डिफरेंस बिटवीन आयोनिक बॉन्ड एंड द कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस बिटवीन आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड का डिफरेंस समझना है। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर मैं इसको डिफरेंस के फॉर्म में ले लेता हूँ। यहाँ पर आपका आयोनिक बॉन्ड लेते हैं और यहाँ पर आपका कोवेलेंट बॉन्ड देखते हैं। तो देखो, आयोनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है? फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट्स ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो इट इज फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट्स शेयर्स द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो जब एलिमेंट शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन को तब बनता है। इसके बारे में हम ज़्यादा आगे समझेंगे, फिलहाल आप इतना समझ लो कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से बनता है, जबकि आयोनिक बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने से बनता है। यहाँ पर अगर हम आयोनिक बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स इज स्ट्रॉन्ग। अट्रैक्शन फोर्स इज स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पर अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो इट इज़ लेस स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जस्ट शेयरिंग हुआ है। याद रखिए, ये दोनों इसके डिफरेंस हुए। अगर आप यहाँ पर सिमिलैरिटी की बात करें तो दोनों के ही अंदर बॉन्ड बनने के बाद नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन आता है और एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीज होता है, स्टेबल बनते हैं। दोनों के अंदर की सिमिलैरिटी, आयोनिक बॉन्ड में और कोवेलेंट बॉन्ड में, दोनों के ही अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन बनाते हैं। ठीक है, नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनका एनर्जी कम होता है और वो स्टेबिलाइज होते हैं। ठीक है, अब देखो, जो आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड का सिमिलरिटी है वो मैंने आपको बता दिया। अब आयोनिक बॉन्ड कौन बनाता है तो समझना, एटम्स विथ ग्रेटर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रेटर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी forms ionic bond, forms ionic bond। जो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। एक आध एग्जांपल ले लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। NaCl, अब आप लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ चुके हो, आपको पता है कि सोडियम मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। क्लोरीन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है।
अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो क्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू सोडियम। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये वाले जो हैं वो आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। अच्छा, कोवैलेंट बॉन्ड में लिखना हो तो इधर से लिख सकते हो कि जो एटम्स के बीच में लो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। एग्जाम्पल आप Cl2 का ले लीजिए, Cl2, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर आप ले लीजिए Cl2 का, तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो कौन सा टाइप का बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट। यहाँ पर आप लिख दीजिए आयोनिक और यहाँ पर कोवैलेंट, दोनों एटम्स सेम ही है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कुछ भी नहीं आएगा, इसीलिए वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, तो वो बनाते हैं आपका कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ना है विच इज लुईस नोटेशन, ठीक है। देखो, मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूं कि लुईस नोटेशन होता क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके पैम्पलेट के अंदर, तो क्वेश्चन नंबर है 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, लुईस नोटेशन। लुईस नोटेशन, यहाँ पर आपको लुईस नोटेशन के बारे में या लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में समझना है। इसका दूसरा नाम जो है वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है और लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब देखो, लुईस नाम का साइंटिस्ट था, उसने इस तरीके के नोटेशन को रिप्रेजेंट किया था। इसको पढ़ाऊँ उसके पहले इसके कुछ रूल्स समझ लो। हर एलिमेंट का जो सिंबल है वो सेंटर में रखा जाता है। सिंबल ऑफ एलिमेंट जो है वो सेंटर में रखा जाता है, एलिमेंट के सिंबल को सेंटर में रखा जाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखाया जाता है, इज इक्वल टू डॉट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको डॉट से दिखाया जाता है। अब आप पूछोगे क्यों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो देखो बच्चों, किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी के पीछे सिर्फ उसके वैलेंस मतलब बाहर की शेल के इलेक्ट्रॉन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम का 1s2 2s2 एटॉमिक नंबर 11 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s1 होता है। तो जब केमिकल बॉन्डिंग अंडरगो होता है तब सिर्फ ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ही पिक्चर में आते हैं। ये तो इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है या इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, इनको हमने देखना नहीं होता है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो आपको आउटर शेल का या वैलेंस शेल का ही देखना होता है। क्लियर हो रहा है? चलो अब हम बढ़ते हैं आगे कि भाई लुईस डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ, बराबर, तो आपको बहुत ही अच्छा आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको एग्जांपल के फॉर्म में दिया हुआ है कि भाई मैग्नीशियम का, फिर सोडियम का, फिर बोरोन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का और ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाओ या लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। तो देखो बेटा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबसे पहले तो लिख देना है, ठीक है। मैग्नीशियम होता है 12, इसको हम लिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूरा लिखता हूँ मैं। 1s2 2s2 2p6 3s2। अब बताओ कि इतने पोर्शन में हम क्या लिख सकते हैं, तो इतने पोर्शन में हम लिख सकते हैं नियोन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम के अंदर नियोन कंप्लीट 3s2। तो इसका जो लुईस कन्फिगरेशन है वो आपको लिखना है। तो मैग्नीशियम पहले तो लिख दो M कैपिटल और G स्मॉल, और यहाँ पर उसके आजू बाजू में 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दो। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम लिख दिया और यहाँ पर बाजू में 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए। अगर आप कुछ बुक्स देखोगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके का कन्फिगरेशन लिखा हुआ दिखाई देगा, Mg, और यहाँ पर 2 डॉट होंगे। देखिए चीज़ें एक की एक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मिनिमम रिपल्शन का स्टेट दिखाते हैं। आप ये लिखोगे तो भी सही है और ये लिखोगे तो भी सही है, बराबर। अच्छा, दूसरा जो है वो है आपका सोडियम।
तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा नियॉन कंप्लीट, ठीक है। प्रैक्टिस रखिए कि नोबल गैस कन्फिग्रेशन नियरेस्ट जो आता है वो लिखो, ताकि आपको अननेसेसरीली सब कन्फिग्रेशन लिखने नहीं पड़े। 3s1, तो सोडियम के सिंबल को सेंटर में रख दीजिए, मेरे बताए हुए रूल्स को याद कीजिए। सोडियम का एलिमेंट का जो सिंबल है उसको सेंटर में रख दिया हमने, और उसके बाद जो उसका 1 इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट के फॉर्म में बाहर लिखा दिया, बराबर। याद रखो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उतने डॉट्स, तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो हमने 1 डॉट लगा दिया। अच्छा, अब थर्ड जो है वो आपका बोरोन है, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल जो है वो आपका बोरोन है। तो बोरोन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 5, तो यहाँ पर आपका हीलियम कंप्लीट 2s2 2p1, ठीक है। तो इसकी वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो इसकी वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो बोरोन का जो सिंबल है उसको इधर लिख दीजिए, और उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पर डॉट के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के अंदर नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन आएगा हीलियम का। हीलियम कंप्लीट, तो 1s2 कंप्लीट है, 2s2 4 2p4, यहाँ पर 4 2 6 और 2 8, ठीक है। ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। तो इसकी वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं देखिए, तो इसकी वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन लिख दीजिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करना है आपको, तो यहाँ पर आपके पास 6 डॉट्स आ जाएंगे। ये लुईस कन्फिग्रेशन आया किसका, ऑक्सीजन का, बराबर। नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 7, तो मतलब कि हीलियम कंप्लीट 2s2 2p3, ठीक है, 2s2 2p3। तो इसका मतलब कि यहाँ पर नाइट्रोजन के अंदर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं तो नाइट्रोजन का पहले तो सिंबल लिख दीजिए n, फिर यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हुआ। आगे ब्रोमीन की बात करते हैं। तो देखो आपको पता है कि ब्रोमीन जो है वो एक हेलोजन एटम है, और हेलोजन के आसपास हेलोजन की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NH2NP5। NH2NP5 मतलब उसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बस आपको कन्फिग्रेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर दिखा दीजिए। ब्रोमीन के आसपास ऑल टुगेदर 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ एटम एलिमेंट्स और उसके आयंस के लुईस कन्फिग्रेशन को ड्रॉ करना है, ठीक है। पहला जो एटम है वो यहाँ पर सल्फर है, पहला जो एटम है वो सल्फर है, और दूसरा S-2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ S एंड S-2, और उनके आपको लुईस सिंबल्स भी लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद है Al एंड Al+3, ठीक है। और उसके बाद है आपका H एंड H+, S-2 Al+3 H एंड H+। तो सबसे पहले तो सल्फर का लिख देते हैं, सल्फर और S-2। तो देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर जो है वो 16 है, ठीक है। सल्फर का एटॉमिक नंबर आपका आएगा 16। तो यहाँ पर नोबल गैस कन्फिग्रेशन आएगा नियरेस्ट वाला नियॉन, ठीक है। यहाँ पर आपका आएगा 3s2 10 + 2 मतलब 12 हो गए। अब बच्चे कितने 4, तो 3s2 3p4। तो इसका मतलब ये हुआ कि सल्फर की जो वैलेंस शेल है 3 नंबर की
उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पर आप सल्फर का सिंबल क्या लिखेंगे, यहाँ पर S, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है मतलब कि आपके पास 6 डॉट्स आ जाएंगे, बराबर है। अच्छा, अगर हम S-2 की बात करें तो ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो तो यहाँ पर S-2 बन जाएगा। S-2 का कन्फिग्रेशन है नियॉन कंप्लीट, ठीक है, नियॉन कंप्लीट, फिर 3s2 3p6, या आप इसकी पूरे की जगह पे आर्गॉन लिख सकते हैं। तो जब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तब वो क्या बना देता है, आर्गॉन। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको थोड़ा सा बड़ा रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो बच्चों, अगर कोई आयन को रिप्रेजेंट करोगे तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में करोगे और उसके ऊपर चार्ज जो है वो इस तरीके से लिख दोगे। तो क्योंकि सल्फर के ऊपर -2 चार्ज है, हम यहाँ पर -2 लिख रहे हैं, क्योंकि वो आयन है हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल जो है वो एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम +3 का है। दूसरा जो एग्जाम्पल है दैट इज ऑफ एल्यूमिनियम एंड यहाँ पर एल्यूमिनियम +3। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, 13, ठीक है। तो कन्फिग्रेशन आएगा नियॉन कंप्लीट 3s2 3p1, मतलब वैलेंस शेल के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो द आंसर इज 3 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, यहाँ पर अगर आप Al+3 की बात करो तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स आउट हो जाएंगे और नियरेस्ट कन्फिग्रेशन नियॉन मिल जाएगा। अगर आप एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। एल्यूमिनियम यहाँ पर अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेता है तब वो Al+3 बना लेता है। अब देखिए एल्यूमिनियम के आसपास तो कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, इसीलिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करने के बाद आप वहाँ पर ऊपर सीधा +3 चार्ज लगाएंगे, यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी डॉट आएगा नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं H और H+ की। H और H+ की, तो यहाँ पर H लिख देता हूँ, यहाँ पर H+, यहाँ पर जो कन्फिग्रेशन है वो है 1s1, H और H+, ठीक है, 1s1। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेता है तो 1s0 बना देता है। लुईस डॉट की बात करें तो यहाँ पर H और उसके ऊपर डॉट, और H+ की बात की जाए तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। क्लियर हो रहा है। यहाँ पर आयन जो है वो हो गया H+1। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में है कि भाई जब पोटेशियम और सल्फर के बीच में, कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनता है, एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनता है, तो किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो पॉसिबल होता है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो एक्सप्लेन द बॉन्ड फॉर्मेशन, एक्सप्लेन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो किसका किसका बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सप्लेन करना है, तो पहला है आपका पोटेशियम एंड सल्फर का। चलिए देख लेते हैं कि पोटेशियम एंड सल्फर किस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं, बराबर। तो देखिए अगर हम लिख देते हैं पोटेशियम, तो पोटेशियम का कन्फिग्रेशन आपको पता ही है, लिथियम सोडियम पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो आपका 19 है, तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन जो है वो आएगा आर्गन कंप्लीट 4s1, आर्गन कंप्लीट 4s1। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक, इसको देखो नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, नियरेस्ट कन्फिग्रेशन आर्गन मिल जाएगा, ठीक है, आर्गन। अच्छा, इसका लुईस डॉट बना दीजिए, तो यहाँ पर पोटेशियम के आसपास 1 इलेक्ट्रॉन और इसका जो आयन का कन्फिग्रेशन है
वो हो जाएगा +1। चलो इतना समझ में आ रहा है, बराबर। ये इसका ए पार्ट हो गया। बी पार्ट के अंदर सल्फर का बताना है, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, यहाँ पर नोबल गैस आएगा नियॉन, नोबल गैस आएगा नियॉन, बराबर। तो यहाँ पर आपका आएगा 3s2 3p, नियॉन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 to 12 3p4, ठीक है। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा +2 इलेक्ट्रॉन्स, तब वो बना लेगा s-2। तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं नियॉन कंप्लीट 3s2 3p6, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए तो 3p6। अब ये जो कन्फिगुरेशन है वो किसके बराबर है, तो ये कन्फिगुरेशन आपका आर्गन के बराबर है। क्लियर हुआ, आर्गन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और पोटेशियम सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो यहाँ पर जब बॉन्ड बनेगा तो आप पहले इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और यहाँ पर आपका आएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से लुईस डॉट स्ट्रक्चर ध्यान से देख लीजिएगा सल्फर और s-2 का। अब यहाँ पर अगर हम कंबाइन करें तो क्या होगा, 2k+ और यहाँ पर आपका आएगा s-2, 2k+ और यहाँ पर आपका आएगा s-2। या तो फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, k2+1 s-2, ठीक है, k2+1 s-2। यहाँ पर अल्कली मेटल पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करके आर्गन का कन्फिगुरेशन अटेन करता है। सल्फर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगुरेशन आर्गन को अटेन करता है, जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर 2 पोटेशियम और 1 सल्फर जो है वो कंबाइन होकर के पोटेशियम सल्फाइड बनाता है, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं विच इज़ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। जो सेकेंड एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देना है वो है कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर है कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, नियरेस्ट कन्फिगुरेशन आर्गन कंप्लीट 4s2। तो देखो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तब इसको स्टेबल कन्फिगुरेशन मिल जाएगा, ठीक है। कौन सा, कैल्शियम +2, नियरेस्ट कन्फिगुरेशन आएगा आर्गन क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, +2 इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है। अब यहाँ पर इसका अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। और अगर हम कैल्शियम +2 का बनाएं तो वो कुछ इस तरीके से होगा, Ca+2। अच्छा, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के अंदर जो एटॉमिक नंबर है वो है 8, नियरेस्ट कन्फिगुरेशन हीलियम का, हीलियम कंप्लीट 2s2 2p4, 2s2 2p4। अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ पर ऑक्सीजन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। और जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब 2s2 2p6 कन्फिगुरेशन बनाता है, ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। मतलब इसके अंदर आप +2 इलेक्ट्रॉन्स कर दीजिए, +2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हो जाएगा O-2। O-2 जो है उसके अंदर नोबल गैस कन्फिगुरेशन आएगा हीलियम कंप्लीट 2s2 2p6। ये पूरा का पूरा किसके बराबर होता है, नियॉन, ठीक है। तो इसको नोबल गैस कन्फिगुरेशन मिल गया। यहाँ पर आप आयंस को कंबाइन कर लीजिए तो यहाँ पर इस तरीके से O-2 आयन आपको दिखेगा, O-2 आयन, ठीक है। अब यहाँ पर कैल्शियम +2 और O-2 कंबाइन हो जाते हैं, कैल्शियम +2 और O-2 कंबाइन हो जाते हैं, Ca+2 प्लस O-2, वो कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, तो देखो यहाँ पर उनके पास कैल्शियम के पास तो कोई भी चार्ज, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, लेकिन ऑक्सीजन के पास
6 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसलिए इसको लिखना ज़रूरी है। यहाँ पर कैल्शियम के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस के अंदर है ही नहीं, लेकिन ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर कंबाइन होकर वो क्या बना देगा, Ca, यहाँ पर कंबाइन होकर के वो क्या बना देगा, Ca+2, Ca+2, और यहाँ पर ऑक्सीजन के केस में वो बना देगा -2, Ca+2 एंड O-2। तो देखिए इधर का पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया है। जो थर्ड एग्जांपल है एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन का, वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, वो आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस के फॉर्म में लीजिएगा। प्रेजेंट लेक्चर के अंदर हम इतना कंटेंट कवर कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ द कंटेंट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ट्राई करेंगे, ठीक है। आपके मटेरियल के अंदर जो ट्राई योर सेल्फ दिया हुआ है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। कहीं पर भी आपको डाउट लगे तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। Thank you very much. Keep studying. Bye bye.